आभा सीएस क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अब हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का हमारी सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। हम श्वसन तंत्र देखेंगे और इसमें आपको पता है 4 से 5 प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर में आज से मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो इसे पूछा ही जाता है। अगर जैसे कि अब 2024 में पेपर होगा, प्री होगा 2024 में, तो इससे एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और इसकी संभावना बहुत है और ये बहुत ईज़ी टॉपिक है, ज़्यादा इससे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो आपका एक ही 10 मिनट में ना आपका एक क्वेश्चन फिट हो जाएगा। तो आप इसे पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन तंत्र में जो भी अंग हैं आपके, ठीक है, सभी अंग जिससे वायु का आदान प्रदान हो रहा है वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि नोज हो जाएगी, नासिका, फिर नासा मार्ग जो नेसल पैसेज होता है वो, फिर ग्रसनी और लेरिंक्स या स्वर तंत्र जो होता है गले के जो होती है बीच में लेरिंक्स, और ट्रैकिया और ब्रांकाई, और फिर आपका है ब्रांकियोलस, और फिर अंत में आता है आपका फेफड़े। तो ये कुछ ये पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाक हो गई, फिर जो नाक का जो मार्ग होता है वो, फिर ग्रसनी और लैरिक्स या स्वर तंत्र यंत्र, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रांकियाई और ब्रांकियोलस, और फिर आता है आपका फेफड़े। ये सारे पार्ट होते हैं जो आपके श्वसन तंत्र से संबंधित होते हैं। मनुष्य के वक्ष गुहा में दो फेफड़े, आपको सभी को पता है हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं जो फुफ्फुस सावरण या प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। जिससे ये घिरे होते हैं उसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है फुफ्फुस आवरण या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन जिससे घिरे होते हैं हमारे फेफड़े। अब मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है, दो फेफड़े होते हैं जिसमें से दायां और बायां। तो जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, ठीक है। दायां फेफड़ा होगा जो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होगा, चौड़ा होगा, लेकिन लंबाई में कुछ छोटा होता है। अब फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। तो फेफड़ों में किसका जाल फैला होता है? रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है, यानी खून की जो नलियां होती हैं वो सारी इसमें फैली हुई होती हैं। और प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्व्यूली होते हैं, ठीक है। जो वायु कोष्ठक होता है उसे एल्व्यूली बोला जाता है। तो 15 करोड़ ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें श्वास की वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद। तो 15 करोड़ ऐसे छेद होते हैं जहाँ से श्वास की वायु और रुधिर के बीच में गैसीय विनिमय होता है। अब फेफड़ों या फुफ्फुस, जो फेफड़े होते हैं लंग्स, द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये सभी को पता है, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में ही होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है क्योंकि सबसे जो सारा काम होता है ये लंग्स में ही होता है, फुफ्फुस में ही होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब श्वसन जो होती है एक जैविक क्रिया है। तो पूछा जा सकता है श्वसन कैसी क्रिया है? एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वसन तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इसमें बस ये बताया जा रहा है कि श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं, एक सांस अंदर लेना और एक सांस बाहर छोड़ना। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जब होता है तो इस प्रक्रिया में जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं वो शरीर के अंदर जाती हैं और फिर शरीर के अंदर से जो बेकार गैस होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सारी गैसें यूज़ होती हैं। अब इन क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं? अंतःश्वसन और उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बदलती नहीं है। अब मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उससे हमारी कौन सी गैस जाती है अंदर की तरफ? ऑक्सीजन गैस फेफड़ों तक पहुंचती है। अब फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। अभी जो हमने देखा था वायु कोष्ठक, ठीक है, जो 15 करोड़ पाए जाते हैं वही। और ये किससे घिरे रहते हैं? रुधिर कोशिकाओं से, ब्लड वेसल से घिरे रहते हैं। अब इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है, जो एक कोशिकाएं हैं रुधिर कोशिकाएं। अब इसी रुधिर में ना हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो मिल जाती है। तो जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तब तो जो उसके अंदर जो फेफड़े होंगे, फेफड़ों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगे उसके अंदर जा करके ये ऑक्सीजन मिल जाती है।
तो ये वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। जो CO2 होगी वो दूसरी दिशा में गति कर जाएगी। लाल रुधिर कणिकाओं जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसमें मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को ना दूसरी जगह लेके जाता है। तो जो ऑक्सीजन अभी हमने देखा रुधिर कोशिकाओं में आ जाती है, तो रुधिर कोशिकाओं में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो एक रेड ब्लड सेल्स हो गई, 3 टाइप की होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो इसमें से जो रेड आरबीसी होती है, आरबीसी में ना ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रुधिर कोशिकाओं में कौन लेके जाता है, तो रुधिर कोशिकाओं में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसीज होती हैं, वो लेकर के जाती हैं, ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी मत कर देना, आरबीसी करना है। इसका कार्य करती हैं, उसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतक को, यानी जो सेल्स हैं हमारी, उसमें पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसी में लेकर के जाती है। अब सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा, जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो आपका जो रक्त होता है, खून होता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। उसकी जो मात्रा होती है वो औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, यानी कितनी, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। इतना खून आपके अंदर होता है, यानी जो खून के अंदर इतना है ना हीमोग्लोबिन होता है, समझे, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है। हीमोग्लोबिन इतना होता है आपके अंदर, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर के में होता है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है, यानी उसके अंदर इकट्ठी हो रखी होती है। तो अगर आप 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लोगे तो उसके अंदर इतना मिलीग्राम ऑक्सीजन इकट्ठी आपको मिलेगी। अब इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी रहती है। अगर आप 100 मिलीलीटर खून की जो हीमोग्लोबिन लोगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन में, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी, लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी, यानी 100 में 20, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 100 रेशियो 20, ऐसे हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हमने ऑक्सीजन देख लिया, अब हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यानी जितना अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन जो मिल जाती है हीमोग्लोबिन से, उससे ज़्यादा 250 गुना ज़्यादा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। जब आप उसका चैप्टर पढ़ोगे एनवायरनमेंट का, तब भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा रोग होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो मिल जाती है वो 250 गुना अधिक तेज़ी से मिलती है, और यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ये भी ध्यान रखना, क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और इससे रक्त की जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता है वो कम हो जाती है। अब अगर आप में कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आप आ गए, तो आप है ना कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होते ही क्यों हो जाएगी कमी, क्योंकि जो रक्त में ये मिल जाएगी, और रक्त में है ना ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता भी कम हो जाएगी, इस वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 गैसें हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन में मिलती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन में मिलती है तो क्या क्या होता है यहाँ पर बता रखा है। अब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाएगी, इससे श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती है, जब हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, और जितनी जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे ऐसा लगता है कि हमें ऑक्सीजन आ जाए, तभी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। अब समुद्र सतह से जो जो ऊपर चलते जाते हैं, एक समुद्र सतह से, ये जो समुद्र सतह है ये वाली, इस समुद्र सतह से आप जैसे जैसे ऊपर चलते हो जाओगे, वायुमंडल की वायु का संयोजन, अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता जाता है। वायु का जो भी होगा घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व मतलब डेंसिटी, उस वायु में कितनी, वो उसमें कौन सी गैस कितनी है, इसका इससे घनत्व पता चलता है कि कितना कम हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। इसीलिए जो पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है। जब आप धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ते हो तो हमारी सांस जो फूलने लगती है ना, तो उसी को बोला जाता है हाइपोक्सिया। इस टर्म को ध्यान रख लेना, हाइपोक्सिया, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो सांद्रता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है जैसे ही हम ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं, और इससे बढ़ने के साथ हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं।
तो यहाँ पर हो गया है ये सारा 10 मिनट में हमारा श्वास का ख़त्म। अब देखो 10 मिनट में आपने श्वसन तंत्र ख़त्म कर लिया और उससे 1% तो आपका 100% आना ही आना है, जो 2024 का प्री होगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसे आप 1-2 बार और देख लो, थोड़ा समझ लो, आपका 1% कहीं नहीं गया। तो अब इसके जितने भी प्रश्न आए थे वो हम प्रश्न बाद की वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।